उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात, कहा कोरोना बचाव के लिए पीएम ने उठाए बेहतर कदम, विश्व में हो रही तारीफ। अपनों की नाराजगी दूर करने में माहिर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी, गुस्सा शांत होते ही हरक के बदले सुर, कहा पुष्कर मेरे छोटे भाई, मेरा आशीर्वाद उनके साथ। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के खतरे से निपटने के लिए सख्त हुआ प्रशासन, सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी, नियमों की अनदेखी होने पर कार्रवाई की भी बात। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश में 4 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी, तापमान में भी आई गिरावट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं। देहरादून दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने अपने कार्यक्रम स्थल से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास की पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे साथ 3.5 लाख कार्यकर्ता हर महीने बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। अगले महीने जब मन की बात आएगी तो हम सब लोग इसको 100% पूरा करेंगे, ये मैं निवेदन करता हूँ। परिवेश की बात की है, मौसम के आने के और जाने के ऋतुओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा की दृष्टि से उनको कैसे परीक्षा देनी चाहिए और कैसे परीक्षा को लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। अपनों की नाराजगी को दूर करना सीएम पुष्कर सिंह धामी को बखूबी आता है, और इस बार भी उन्होंने अपने इस हुनर से हरक सिंह रावत की नाराजगी को दूर कर दिया है। और नाराजगी दूर होते ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के सुर भी बदल गए हैं। सीएम धामी ने हरक को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जो एकाएक उनके सुर बदल गए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड भाजपा में अचानक उठा तूफान अब शांत हो गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर गरमाई सियासत पर अब विराम लग चुका है। हरक सिंह रावत की नाराजगी को दूर कर दिया गया। हालांकि इस्तीफे की चेतावनी से भाजपा को असहज होना पड़ा। कांग्रेस ने भी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। विपक्ष की तरफ से कई तरह के बयानों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन रूठों को मनाने में भाजपा माहिर निकली। सीएम धामी अपने सरल स्वभाव से हर किसी का दिल जीत ही लेते हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने रूठों को मनाकर बीजेपी की किरकिरी होने से बचाया है। लगभग 24 घंटे को भवन में रहने के बाद जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि वो बेहद नाराज थे। लेकिन सीएम धामी से मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी भी दूर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पहले किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए पर सहमति बनी है। क्योंकि मैं इसलिए कि बहुत दुखी था कि मैं 4.5 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाया। मुख्यमंत्री ने मुझसे वायदा आश्वासन दिया है
और ये आज उन्होंने निर्णय लिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए 25 करोड़ रुपया धन सिंह जी भी थे, मदन कौशिक जी भी थे। ये निर्णय हुआ कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से बनाएगी। डिनर के टेबल पर हरक की नाराजगी दूर होते ही उनके सुर भी बदले नजर आए। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई है। मेरा आशीर्वाद और मेरा समर्थन हमेशा मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी के साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है और मैं निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। अब जब पार्टी ने रूठे हरक सिंह रावत को चुनावों से पहले मना लिया है तो पार्टी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई हो गया है। लेकिन हरक सिंह रावत को मनाने में भाजपा नेताओं के पसीने छूट गए और हरक सिंह रावत ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दाव चला था वो दाव कहीं न कहीं सही निशाने पर लगा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सितारगंज में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 27 दिसंबर को उपवास पर बैठेंगे। बताया जा रहा है कि हरीश रावत के उपवास ग्राम गोठा के ग्रामीणों पर हुए मुकदमे को वापस लेने के समर्थन में किया जा रहा है। माननीय हरीश रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड 27 तारीख को वो सायं तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के दौरान वो सितारगंज इंटर कॉलेज में उतरेंगे और उसके बाद में वो मालती विश्वास जी के यहाँ जाएंगे, उनके संवेदना अपनी व्यक्त करेंगे। उसके बाद में जो हमारे गोठा के लोगों का कुछ समय अभी पहले जो उत्पीड़न हुआ था भाजपा सरकार द्वारा, उसके विरोध में वहाँ मौन उपवास रखा जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने का आसार जो है वो नजर आने लगे हैं। आज सुबह से ही प्रदेश भर में ज्यादातर जगहों पर जो बादल हैं वो छाए रहे। वैसे नए साल पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए ये खबर अच्छी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 3000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। यानी आज से लेकर अगले 4 दिनों में तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। 2022 की बिसात में आज हम आपको सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या कुछ अब तक देखने के लिए मिला है और किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा सीट देहरादून में पड़ती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। सहसपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साधु राम विधायक चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को हराया था। वहीं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक साधु राम को हराया। अब बारी आती है 2012 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को हराया। इस चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर को 26,064 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार गुलजार अहमद रहे, जिन्हें 9,699 वोट मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 31.28% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 24.69% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 11.64% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किशोर उपाध्याय को हराया। बीजेपी के सहदेव सिंह को 44,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा रहे, जिन्हें 21,888 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 40.75% रहा, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.3%
और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 20.25% रहा। सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, उसमें भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो निर्दलियों का दबदबा भी इस सीट पर रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर ठीक ठाक ही रहा। 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन सीट किसकी झोली में आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। पुरोला विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर 2017 के बाद से अब तक देखा जाए तो सियासी समीकरणों में काफी बदलाव आया है, जिसके बाद अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि पुरोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाएगी या फिर दोबारा सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के साथ इस सीट पर भी बीजेपी काबिज होगी। पुरोला विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है। बीजेपी ने हाल ही में पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार की घर वापसी कराकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी की हैं, लेकिन चुनावी राह बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कयासबाजी इस बात की लगाई जा रही है कि अगर बीजेपी हाईकमान राजकुमार को पुरोला सीट से टिकट देता है तो हो सकता है मालचंद पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का रुख कर लें। मालचंद का पुरोला सीट पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उधर कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अभी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्गेश को जनता का भारी समर्थन मिला और दुर्गेश इस वक्त कांग्रेस में शामिल है। हो सकता है कि कांग्रेस दुर्गेश पर दाव खेलकर उन्हें टिकट थमा दे। मालचंद भाजपा से 2002 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से मालचंद को 13,209 वोट मिले थे, तो 2007 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश जुआठा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त मालचंद महज 525 वोट के अंतर से हारे थे। साल 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भाजपा टिकट से मालचंद को 18,098 वोट मिले थे, जबकि उस वक्त निर्दलीय राजकुमार को 14,942 वोट मिले और मालचंद ने 3,832 वोटों से जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट से राजकुमार को 17,798 वोट मिले थे, तो बीजेपी के मालचंद को 16,785 वोट मिले। मालचंद महज उस वक्त 413 वोटों से हारे थे। पुरोला सीट से सियासी समीकरण देखने और समझने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, तो मौजूदा वक्त में कांग्रेस से बीजेपी में गए राजकुमार और मालचंद दोनों ही भाजपा में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं है। अगर बीजेपी मालचंद का टिकट काटकर राजकुमार को देती है तो ये भाजपा पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि पुरोला विधानसभा सीट पर हाईकमान किस पर दाव खेलेगा और जिसका टिकट कटेगा उसका क्या कुछ रुख रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। गंगोत्री विधानसभा सीट से जुड़े मिथक को तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं और समझा चुके हैं कि गंगोत्री सीट में जो जीतता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। लेकिन आज आपको इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि सियासी दलों के समीकरणों को ये बताएंगे कि क्या कुछ खास रहा है 2022 की बिसात के लिए, क्या कुछ समीकरण अब उभर कर सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान से पहले ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गंगोत्री विधानसभा सीट को चुनाव में महत्वपूर्ण सीट इसलिए माना जाता है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार गंगोत्री सीट से जीतता है, सरकार भी उसी पार्टी की ही बनती है। लेकिन आज हम आपको 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट से उभर कर सामने आ रहे राजनीतिक समीकरणों की सियासी पटकथा को दिखाएंगे। गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से खाली गंगोत्री सीट पर बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना आसान नहीं है। गंगोत्री विधानसभा सीट के 2017 के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो 2017 में गंगोत्री सीट में कुल 46.15% वोट पड़े। 2017 में भाजपा से गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाड़ को करीब 9,610 वोटों से हराया था। 2017 में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सूरत राम नौटियाल को भी करीब 10,000 वोट मिले। हालांकि सूरत राम नौटियाल अब बीजेपी के हो गए हैं। इसके अलावा सूरत राम नौटियाल चारधाम परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
वहीं दूसरी तरफ मिशन 2022 की बिसात में इस बार सियासी जमीन तलाशने मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से सीएम फेस के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन गंगोत्री सीट पर कांग्रेस के विजयपाल सजवाण का अच्छा खासा दबदबा है, तो बीजेपी ने अभी इस सीट पर कुछ तय नहीं किया है। लेकिन सूरत राम नौटियाल गंगोत्री सीट से अपनी दावेदारी पेश कर जीत का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सियासी पटकथा का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस से विजयपाल सजवाण का गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ना तय है। आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी इस सीट पर अभी किसी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन अगर सूरत राम नौटियाल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो चुनावी जंग दिलचस्प रहेगी। और सवाल आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को लेकर भी है कि क्या वो गंगोत्री सीट पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह की 123वीं जयंती मनाई गई। मौजूद लोगों ने शहीद उधम सिंह को नमन कर उनके साहस को याद किया। और आज के नौजवान से मैं अपील करूंगा कि जो शहीदों के सपने थे, उस सपने के उन्होंने जो पद चिन्ह थे उन्होंने पूर्ण लिखे थे, उन पे चलने की उस पे चलने की आदत बनाएं और उन शहीदों के सपनों को पूरा करें। इच्छा में आधार कार्ड बनवाने के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया। लोगों का आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने पर प्रति कार्ड 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस मामले की शिकायत मिलते ही एसडीएम कस्तूब मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही। अवैध वसूली संबंधी कोई ऐसा तथ्य नहीं संज्ञान में आया, अभी आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो जो भी माताहत है, जो भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, जिस भी विभाग के द्वारा विहित जो फीस है उससे अधिक कहीं कोई अगर कोई भी किसी के द्वारा इस प्रकार का वो किया गया तो निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 5 साल का है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। अच्छा, कितने रुपए लिए गए आपसे पर आधार कार्ड? 100 रुपए। देर रात नैनीताल से हल्द्वानी जा रही टूरिस्ट बस ज्योलीकोट के पास खाई में गिर गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। कहा, कोरोना बचाव के लिए पीएम ने उठाए बेहतर कदम, विश्व में हो रही तारीफ। अपनों की नाराजगी दूर करने में माहिर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। गुस्सा शांत होते ही हरक के बदले सुर। कहा, पुष्कर मेरे छोटे भाई, मेरा आशीर्वाद उनके साथ। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के खतरे से निपटने के लिए सख्त हुआ प्रशासन। सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी, नियमों की अनदेखी होने पर कार्रवाई की भी बात। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश में 4 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। तापमान में भी आई गिरावट। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग।